अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाजिर हैं हम एक और शॉर्ट नावल के साथ। जब दिल मिले तब गुल खिले, अज नीलम रियासत। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट नावल पसंद आएगा। जब दिल मिले तब गुल खिले। मोहब्बत के एहसास से जब वो पहली दफ़ा वाकिफ हुआ तो जिस्म जान में एक नई तवानाई दौड़ती महसूस हुई थी। ये नहीं था कि उसको अपने रवैये पर पछतावा नहीं था, पछतावा तो था, मगर इस वक्त उसकी समझ जो आया उसके मुताबिक जो रवैया उसने अपनी जान के साथ रवा रखा वो ठीक था, क्योंकि वो यही समझी थी कि वो उससे नफरत करता है। प्यार और लगावट का इजहार सोचे समझे मंसूबे का एक हिस्सा था। उसी एक जुए में वो अपनी मता हार गया था और अब अपना वजूद बिल्कुल खोखला लगता था। दिन रात ये सोचने में मसरूफ रहता कि क्या सारी जिंदगी ऐसे ही कटनी है। इस कदर वीरान और पछतावों भरी मोहब्बत हर एक को राज भी कहाँ आती है। अब उसने अपनी सारी जिंदगी उसके बगैर ही गुजारनी थी। रात के 11 बजे का वक्त था और इस 4 मंजिला इमारत के तीसरे हिस्से में मौजूद एक ऑफिस का फोन बजने लगा तो वहां अंधेरे में सोफे पे नीम दराज वजूद में हरकत पैदा हुई। बेदिली से उठकर लाइट जलाई। फोन अभी भी मुसलसल बज रहा था। मेज के करीब आकर सेट की स्क्रीन पे चमकता हुआ नंबर देखकर एक दफा फिर से खुद को मलामत करने को जी चाहा। एक औरत तो तकदीर ने दूर कर दी थी, मगर एक अभी इस वक्त घर पे बैठी उसका इंतजार कर रही थी। फोन उठाने के बजाय कुर्सी की बैग से अपनी जैकेट, मेज पे पड़ी गाड़ी की चाबियां और मोबाइल उठाकर ऑफिस को लॉक लगाकर वहां से निकल गया। आने वालों में 2 खवातीन और एक आदमी शामिल था। होने वाले ससुर, सास और नंद बेचारे शक्ल से ही भले लोग मालूम हो रहे थे। सलाम दुआ के बाद इंटरव्यू का सिलसिला शुरू हुआ। नाना, लड़के वालों की जानिब से खाक, मोहतरमा शान से शफकत की जानिब से ताबड़तोड़ सवाल पड़े कि उनके सामने क्या रॉजर फेडरर की सर्विस की स्पीड होगी। लड़के की उम्र, उसका कद, तालीम जितनी भी हो, उसकी कमाई कितनी है। अपने बारे में मैं खुद ही बता देती हूँ। उम्र मेरी 30 साल है, जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली है, उसके साथ साथ फिल्म मेकिंग भी पढ़ रखी है। मुस्तकबिल में इंशाल्लाह एक अदद तो फिल्म ज़रूर बना सकती हूँ। इस्लामाबाद में अब्बू का एक फ्लैट है, उसी में अपने बेटे इब्राहिम के साथ रहती हूँ। आप लोग यकीनन इब्राहिम से मिलना चाहते होंगे, पर इस वक्त वो घर पे नहीं है। इंशाल्लाह अगली दफ़ा ज़रूर मुलाकात होगी। अम्मी ने 1000 इशारे किए। शबाना भाभी ने टोकना चाहा, मगर उसकी ज़ुबान को ना रुकना था, ना रुके। मेरी तो बहुत अच्छी जॉब है जो कभी नहीं छोड़ सकती। हाँ, अगर मैं आपको पसंद आ जाती हूँ तो मुश्किल तो होगी, मगर मैं आपके बेटे को वहीं अपने साथ एडजस्ट कर लूँगी। आखिर वो शौहर होगा और दूसरा घर दामाद भी। अब मेहमानों के कहने को बचा ही क्या था। बेचारों की सिट्टी ही गुम हो गई। शर्मिंदगी के मारे अम्मा तो नजर न उठा पाई थी। शानजे, तुम्हें ऊपर वाला पूछे आखिर तुम मेरे किन गुनाहों की सजा हो। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग तो खाना शाना खाकर ही जाएंगे, मगर मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलेंगे। खुदा हाफिज। एक्सक्यूज मी प्लीज, आप लोग तो खाना शाना खाकर ही जाएंगे, मगर मैं इस वक्त जल्दी में हूँ, फिर कभी मिलेंगे। खुदा हाफिज। भागते हुए वो एक लम्हे को अब्बू के करीब रुकी, उनके गले में बाहें डालकर गाल पर बोसा लिया। मैं जा रही हूँ और अम्मी को आप ही संभालेंगे। अब्बू ने तासुब से सर झटकते हुए कहा। एज यूजुअल, वो खुद ऐसे मौके पैदा करती हैं। अब्बू मैं क्या करूं? यानी हद हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब्बू ने उसके सर पर हाथ फेरा तो लम्हा भर को आंख में नमी उतर आई। गेट के बाहर फैसल इंतजार में था, बमा अपनी खटारा सुजुकी के। बैठने से पहले उसने पिछली सीट पर अपने बैग की मौजूदगी को यकीनी बनाया और हैंड बैग संभालती फैसल के बराबर बैठते ही शोर मचाने लगी। चलो जल्दी निकलो यहाँ से, वरना मेरे साथ साथ तुम भी मरोगे। तुमसे उम्मीद भी यही है, खुद तो जाकर दूसरे शहर मसरूफ हो जाती हो, मैं बेचारा यहाँ ताने सुनने को बचाता हूँ। उसने गाड़ी आगे बढ़ाते हुए एक नज़र शान पर डाली। वैसे शानी, क़यामत वाले दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? माँ का कितना दिल दुखाती हो। ज़्यादा मौलवी सब बनने की ज़रूरत नहीं है, उठाकर गाड़ी से बाहर फेंक दूंगी। और जल्दी चलो, फरहाना भाभी के मैके से इब्राहिम को भी लेना है। खबीस आदमी, बैंक में इतनी अच्छी पोस्ट पर काबिज हुए बैठे हो, मगर मजाल है जो कभी जेब में गल गल कर ख़त्म होते पैसों को कहीं इस्तेमाल करने की गलती कर जाओ। क्या जहेज में लेकर जाओगे सारा पैसा? छोटे लोगों वाली छोटी सोच। ओ बीबी, अपनी शादी के लिए जमा कर रहा हूँ, शानदार शानो शौकत के साथ होगी। अपनी शादी की दुनिया देखती ही रह जाएगी। शेख चिल्ली, मत छोड़ा करो बेपाओं की, नीली हो जाओगे एक दिन झूठ बोल बोल के। और वो जो तुम्हारी मंगेतर है ना, हद दर्जा की ब्यूटी कॉन्शियस है, पलट कर शक्ल तक नहीं देखेगी। साथ ही बोली,
ना जाने वो कौन से माँ बाप हैं दुनिया में जिनके बच्चे इतने ताबेदार होते हैं। एक मेरा बेटा है, माँ को पूछना तो दरकिनार, बताना भी जरूर नहीं समझा और चल दिया मुंह उठा के। फैसल को अच्छा मौका मिल गया था चढ़ाने का, इसलिए चमक कर बोला, ओ बीबी, इसको मकफाते अमल कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए जो तुम मेरी मासूम खाला के साथ करती हो वो भी नजर में रखो। जवाब में शानजे ने बुरी तरह घूरा। मैंने क्या नफरमानी की है, कमीने कहीं के। शानजे जी, सच्ची बात ही हमेशा जाकर गोली की तरह लगती है। अच्छा, तुम्हें बड़ी हमदर्दी है मेरी अम्मा से, तो फिर क्या ख्याल है तुम ही क्यों नहीं पढ़वा लेते मुझसे निकाह? अम्मा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और तुम्हारा जज्बे हुब्बुल खाला को भी दवाम मिल जाएगा। वैसे आपस की बात है, मैं खुद भी यही सोच रहा हूँ। क्या? कि मैं ही खाला की टेंशन ख़त्म कर देता हूँ। चलो, कुर्बानी बहुत बड़ी सही, मगर शहीदों का मर्तबा भी तो देखो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो फिर कोर्ट मैरिज कर रहे हो या रिश्ता भेज रहे हो? अब तुम खुद सियानी हो, रिश्ता भिजवाकर मैंने मंगेतर के हाथों गंजा थोड़ी होना है, इसलिए कोर्ट मैरिज ही ठीक है। उफ, क्या था जो अगर तुम्हारे पेट की तरह तुम्हारा दिल भी बड़ा होता, फौरन शादी कर लेती। पर अब नहीं, क्योंकि एक बुजदिल के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। हाँ जी, तुम्हें तो कोई 30 मर खाने बहने आएगा। आए बड़ी। फरहाना भाभी के घर के अंदर जाने का मतलब था कि जहाज मिस कर दो। यकीनन अम्मी का फोन इधर आ चुका होगा, फिर फरहाना भाभी क्यों अपनी सास का बदला न लेंगे। इसीलिए उसने बाहर बगीचे में खेलते हुए इब्राहिम को आवाज दी, चौकीदार को इन्फॉर्म किया और फरार हो ली। अभी गाड़ी थोड़ी ही दूर आई होगी कि मोबाइल बज उठा। दूसरी तरफ हस्ब तवक्को फरहाना ही थी। फिर तो जी जूं दर्द शुरू हुआ। एयरपोर्ट आ गया, चेक इन के बाद सामान क्लियर करवाया, इमिग्रेशन के बाद वेटिंग एरिया, उसमें भी बैठे आधा घंटा बीत गया। मोबाइल को कान से लगाए रखने से बाजुआ कड़ गया, मगर दूसरी जानिब से होने वाली गोराबारी न थमी। आखिर उसकी हिम्मत ने जवाब देना ही था। भाभी, खुदा का नाम ले, सब कुछ याद है मुझे, कुछ नहीं भूली हूँ। न अपने मैनर्स, न अपनी तहजीब, और शर्म हया ही है जो मुझे लोगों से झूठ बोलने नहीं देती। मैं शादी से इनकारी थोड़ी हूँ। उसने थोड़ा तहम्मुल से काम लिया। आप बस जो रिश्ता ढूंढे उन्हें पहले से ही मेरे बारे में सब कुछ बता दे। सब जान लेने के बाद भी कोई आता है तो कर लूंगी शादी। साथ ही फोन बंद करके बेड में पटखा। तौबा है, भाभी तो अम्मी से भी 4 हाथ आगे हैं। चेहरे पे आई लटों को कोफ से झटका। अपना रुख रोशन इब्राहिम की जानिब मोड़ा। तुम बताओ ना जरा, किसकी इजाजत से मुमानी के साथ गए थे? लहजे में सख्ती थी। मम्मी, मैं बताता हूँ, मगर पहले आप मेरी बात सुन लें। माँ कौन है, मैं या तुम? आप ही हैं। इब्राहिम ने जैसे सर पीट लिया। तो फिर पहले मेरी बात का जवाब दो। मम्मी, नानो ने भेजा था। वैसे मुमानी आपसे अच्छी हैं। हाँ, सारी दुनिया में एक मैं ही बुरी हस्ती पैदा हुई हूँ। मगर साहबजादे, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर आज के बाद तो मेरी इजाज़त के बगैर या मुझे बताए बगैर किसी भी नानी मुमानी खाला के साथ गए ना, तो हड्डी पसली एक कर दूंगी। इब्राहिम के लिए यह धमकियां मामूल की बात थी। अगर आपकी बात मुकम्मल हो चुकी हो तो क्या मैं भी कुछ कह सकता हूँ? हाँ भाई बोलो। आप उन अंकल के पेपर्स पे बैठी हुई हैं। पहले तो गर्दन घुमा के इब्राहिम के उन अंकल के इशारे की जानिब देखा जहां वाकई कोई बैठा हुआ था। फिर फौरन से बेशतर उठकर खड़ी हो गई। नजरों के सामने काली स्याही से रंगे कुछ पेपर्स और उस बेचारे का पासपोर्ट था। मारे शर्मिंदगी की और कुछ न सूझा तो पेपर्स उठाकर इब्राहिम को घूरा। पहले क्यों नहीं बताया? आप सुने तब था ना। इब्राहिम वहां से भी ज्यादा साफ गो था। पेपर्स को तरतीब देकर मौजरत के साथ मौसूफ की तरफ बढ़ाया, मगर वहां भी अजीब आलम था। सामने बैठी हस्ती यकीनन इस बात से बेखबर थी कि वो अपने ड्राइंग रूम के बजाय एयरपोर्ट पे मौजूद है। पूरे बेंच पे उसकी चीजें बिखरी पड़ी थी। 2-3 फाइल्स, 10-12 पेपर्स और एक कमसिनसी बच्ची को कमर पे हाथ डालकर अपनी एक टांग पर बिठा रखा था। बच्ची जो कि सो रही थी, बेचारी का सर नीचे को लुढ़का हुआ था, मगर उस आदमी की सारी तवज्जो सामने खुले लैपटॉप पे थी। एक हाथ से टाइपिंग हो रही थी। अब इतनी मसरूफियत के दौरान शानजे की तरफ सर उठा के देखना भी मुहाल था। वो अपनी सारी कोफ्त भूलकर मुंह खोले उस आदमी को देख रही थी। मैकान के अंदाज में पेपर से इब्राहिम की तरफ बढ़ाए और खुद आगे बढ़कर उस आदमी की गोद में से बच्ची को उठा लिया, जिसकी उम्र यही 2-2.5 साल के करीब ही होगी। ये क्या तरीका है किसी बच्चे को उठाने का? ओह थैंक यू।
मौसूफ ने एक लम्हे को चौंक कर नजर उठाई, फ्रेम के पीछे आंखों से शांसे को फोकस किया, अपना अकड़ा हुआ बाजू 2-3 बार जोर जोर से झटका, लैपटॉप गोद में रखा और लगा इर्द को भूलकर टाइप करने। शांसे के पास इतना टाइम नहीं था कि बैठकर इस नमूने की हरकतों पर हैरान होती, क्योंकि बच्ची को उठाते ही बड़ी नाखुशगवार बदबू नाक से टकराई थी। उफ अल्लाह, किस कदर कोई अहमक इंसान है, बच्ची को इतनी बड़ी सजा दी है, गंदी नेपी समेत ही सो गई बेचारी। इब्राहिम, इनकी मिसेस कहाँ है? उसने ताज्जुब से कंधे उचकाए। मुझे क्या यही जाने। एक लम्हे को सर उठाकर देखा और इरशाद फरमाया, मेरे साथ इस वक्त और कोई नहीं है, अगर आप इसकी नेपी बदल सकती हैं तो बराए मेहरबानी बदल दें, ये इसका बैग रखा है। शाहनज़े ने हैरत से उसकी हिदायत सुनी, जो इर्द गिर्द से गाफिल होकर अपने काम में मसरूफ हो चुका था। आज का दिन ही शायद मेरा इम्तिहान लेने के लिए चढ़ा है। गुस्से से बुड़बुड़ाती हुई बैग उठाकर वॉशरूम्स की जानिब बढ़ गई। बहन भाइयों के बच्चों और खासकर इब्राहिम की परवरिश के दौरान इन कामों की तो वो माहिर हो चुकी थी, इसलिए आराम से अपना काम किया। बच्ची भी शायद कुछ ज्यादा ही नींद की प्यारी थी, इतना शोर झटके कुछ भी उसे बेदार न कर सके। वो वापस आई तो मंजर बदल चुका था। सारी फाइल्स, पेपर्स, लैपटॉप एक स्याह बैग में बंद हो चुके थे और वो आदमी इब्राहिम से बातें करने के साथ साथ अपनी जैकेट पहन रहा था। शानजे पर नजर पड़ते ही फरमाने लगा, कमाल करती हैं आप भी, क्या नैपी बदलने में इतनी देर लगती है? कब से अनाउंसमेंट हो रही है और मैं यहाँ खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूँ। शानजे का तो दिमाग ही घूम गया। एक्सक्यूज मी। वो उसको जवाब देने के बजाय उसके चेहरे को गौर से पढ़ने लगा, फिर एक नजर मुड़कर इब्राहिम पर डाली जो अपनी गेम में गुम हो चुका था। शानजे के हाथ से बैग लेकर अपने एक कंधे पर रखा, दूसरा बैग दूसरे पे। मुझे लगता है मैंने पहले भी आपको कहीं देखा हुआ है। हाँ, देखा हुआ है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैं ही आपकी बेटी को यहाँ से लेकर गई थी। शानजे को के तंज को वो खास खातिर में लिए बगैर इब्राहिम की तरफ इशारा करते पूछने लगा, क्या ये आपका बेटा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ही बेटा है, और ये पकड़े अपनी बेटी। सामने वाले ने बच्ची को उठाकर गाल पर प्यार करते हुए अपने कंधे से लगा लिया, साथ ही बोले, आपकी मदद का बहुत शुक्रिया। वैसे आपके बेटे की शक्ल मेरी एक अजीज अज जान हस्ती से मिल रही है, जरा गौर करें, क्या आपको नहीं लगता कि आपके बेटे की नाक मेरी नाक से मिलती है? शानजे का दिमाग भग से उड़ा। पीछे मरो तुम जलील आदमी। वो उसे घूरते हुए इब्राहिम और उस आदमी के दरमियान खड़ी हो गई। सच्ची बात तो यह है कि तुम मुझे पहली ही नजर में पागल मालूम हुए थे। हाँ, हो सकता है। बहरहाल एक दफा फिर बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मजीद कुछ भी कहे बगैर वो लंबे लंबे ढक भरता वहां से हट गया। उन लोगों की मतूबा परवाज का भी अनाउंस किया जा रहा था। माँ बेटा अपनी मंजिल को रवाना हुए। लाहौर से वापसी के बाद से उसने खुद अम्मी को राब्ता करने की कोशिश भी नहीं की, बस भाभी और अब्बू वगैरह से बात करते ही फ़ोन बंद कर देती। ओ भाई, ज़रूरत ही क्या थी ये कहने की कि आ बैल मुझे मार। पर उस वक्त उसे हैरत हुई जब उसके साथ नाराज़गी होने के बावजूद अम्मा ने खुद ही राब्ता कर लिया। उस दिन वो इब्राहिम की पेरेंट्स नाइट से होकर आई थी और रिपोर्ट अच्छी मिलने की वजह से मूड भी खुशगवार था। अम्मा की आवाज़ सुनते ही उनको भरपूर मक्खन लगाने का प्रोग्राम बना चुके थे। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, कैसी हैं आप? अच्छा किया आपने अब मुझे माफ़ कर दिया, सच्ची में बहुत मुश्किल है आपके साथ बात किए बगैर इतने दिन गुजारना। वालेकुम अस्सलाम, अभी तक तो जिंदा ही हूँ, वरना तुमने कसर तो नहीं छोड़ी मुझे जलील करके खुदकुशी पे मजबूर करने में। हाय अल्लाह, कैसी बातें कर रही हैं, मारे आपके दुश्मन। अम्मा प्लीज़ गुस्सा थूक देना, मैं थोड़ा शादी से इनकारी हूँ, बस ले आए कोई बंदे का पुत्र, फिर अगर कुछ कहूँ तो नाम बदल देना। अपनी हंसी जब्त करते हुए उसने शेखी भगारी। दूसरी तरफ थोड़ी देर खामोशी छाई रही। ये बात है, अम्मा ने पूछा तो वो फट से बोली, तो और क्या, अब बताएं सब ठीक हैं? हाँ, करम है अल्लाह का, ठीक ठाक है। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। शानजे, तुम्हारे अब्बू के दोस्त ने अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है। शानजे ने अपना सर पीट लिया, यानी हद ही हो गई। अम्मा, आप फिर शुरू हो गई हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए टॉपिक छोड़ दें। मैं ये टॉपिक इसलिए नहीं छोड़ सकती शानी, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ। मुझे तुम्हारी कमाई खाने का कोई शौक़ नहीं है और न ही गधों की तरह काम 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 की मश्क में जुटे रहना पसंद है। बस तुम्हें तुम्हारे घर में हंसता बसता देखना चाहती हूँ, और अब तुम मजीद कोई बकवास किए बगैर मेरी पूरी बात सुनोगी। तुम्हारी शुरू से यही रट रही है ना कि शादी कर लूँगी मगर अपनी शर्तों पे, तो वही बताने के लिए तुम्हें फ़ोन किया है। तुम्हारे अब्बू उस फैमिली को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।
अच्छे खाते पीते शरीफ लोग हैं। उन्होंने रिश्ता भेजा तो तुम्हारे अब्बू और भाइयों ने पूरी तरह छानबीन की, और फिर खुद लड़के से बात करके तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारी सारी शर्तें बता दी। अब ये तुम्हारी खुशबख्ती ही है शानी कि उसे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। हारून सुलझा हुआ और मेच्योर लड़का है। तुम्हारे लिए उससे बेहतर इंतखाब और कोई नहीं हो सकता। अम्मा बोलती जा रही थी और हैरत के मारे उसकी जबान स्लब पड़ी थी। दिल किसी गहरी खाई में डूबता हुआ मालूम हुआ। अम्मा मजीद उस रिश्ते के फवाइद पे दिल और जान से रोशनी डालने में मसरूफ थी। ना उसे इब्राहिम को साथ रखने पर एतराज है, ना तुम्हारी जॉब पे, ना अकेले रहने पर, और सबसे अहम उसको तुम्हारी साबका डिवोर्स से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना अच्छा रिश्ता तो अल्लाह की जानब से कोई ख़ास इनाम ही है। इसलिए हमने उन लोगों को बगैर कोई वक्त ज़ाया किए बगैर हाँ में जवाब भिजवा दिया है। उसने रिसीवर पर गिरफ्त मजबूत करते हुए हाथ की कपकपाहट को कम करना चाहा। मंगनी मंगनी के चक्कर में पड़ने के बजाय हम सब ने फैसला किया है कि सीधा निकाह ही करना चाहिए। वो तो आपने पहले भी पढ़वाया था। जो आपकी हर बात बिना चूंचना किए मान गया है, उसकी खामियां भी तो देख लेनी थी। तुम बस अब घर आ जाओ, छुट्टी ले लो या नौकरी छोड़कर आ जाओ। शादी के बाद फिर देख लेना। सामान वगैरह तो पहले ही तैयार पड़ा है, बस कपड़े जेवर वगैरह लेना पड़ेगा। वो भी जब पैसा जेब में हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। इसलिए 2 हफ्ते बाद की तारीख फाइनल कर दी है। सारा कुछ फाइनल कर लिया और उसको अब बता रही हैं जिसने भुगतना है। तुम बस फौरन घर आ जाओ। और हाँ, एक और बात, हारून की एक 2.5 साल की बेटी है। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उस पर कोई इतराज़ होगा, होना भी नहीं चाहिए। वो मर्द होकर तुम्हारे बेटे को कबूल कर रहा है। तुम्हें तो वैसे भी बच्चे बहुत पसंद है। उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। फोन बंद कर दिया। कार्डलेस हाथों में था। साकित से अपनी जगह बैठी की बैठी रह गई। आखिर ये सब हो कैसे गया और इतनी जल्दी? उसने तो शर्तें रखी ही इसलिए थीं कि कोई माई का लाल किसी और मर्द के बच्चे को अपने बच्चे सा प्यार और तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है, वो भी पाकिस्तान के माशरे में, तो नामुमकिन। इसीलिए वो अपने हाल में मगन थी। शादी के बारे में कभी संजीदगी से सोचा तक न था। यही ख्याल था कि अम्मा आखिर कब तक रिश्ते ढूंढती रहेंगी, तंग आकर खुद ही ये सिलसिला तर्क कर देंगी। मगर ये क्या हो गया? ये तो उम्मीद ही ना थी कि वो ऐसा वार भी कर सकती हैं। और ये फजूल लोग कैसे हैं कि लड़के से मिले बगैर ही शादी पक्की कर दी। कुछ देर पहले का खुशगवार मूड सब गारत हो चुका था। जानते हैं ना, सबके जितनी भी बोल्ड हूं, मगर बाप की इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगी। बाप की नजरें नहीं झुका सकूंगी। तभी मुझे ऐसे बेइल्म रख कर वार किया है। इब्राहिम अपने कमरे से बाहर आया तो उसे रोता देखकर तशवीश से फौरन उसके पास आया। मम्मी, सब ठीक है ना? आप रो क्यों रही हैं? उसने चौंक कर इब्राहिम की जानिब देखा, जो उसके सामने कारपेट पे 2 जानू बैठा पूछ रहा था। थोड़ी देर उसको देखती रही, फिर उसकी पेशानी पे बोसा देकर तेजी से अपने कमरे में बंद हो गई। अरे, इनको क्या हुआ है? उसने फोन उठाकर नाना का नंबर डायल किया। नाना, वस्सलाम बेटे, मम्मी ठीक है? नहीं, इसीलिए तो फोन किया। कुछ नहीं हुआ बेटे, जानते तो हो कितनी जज्बाती सी है। तुम अपनी तैयारी करो, तुम्हारे आदिल मामू तुम दोनों को लेने आ रहे हैं। नाना, आमतौर पे तो मैं और मम्मी खुद ही चले जाते हैं, फिर इस दफ़ा क्या वजह है कि मामू खुद लेने आएंगे? बस बेटे, जब तुम आ जाओगे तो बहुत अच्छा सा एक सरप्राइज़ दूंगा। अच्छा नाना जी, जैसे आपकी मर्जी, मगर प्लीज़ मम्मी को कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। मुझसे उनकी उदासी नहीं देखी जाएगी। वैसे आपस की बात है, कहीं फिर से नानो जी ने कोई रिश्ता तो नहीं ढूंढ लिया? दूसरी तरफ शफकत साहब दिल खोल कर कह कर लगाकर हंसे थे। बस समझो इस दफ़ा मम्मी बोल्ड आउट हो गई हैं। नानो ने अगले पिछले सब हिसाब बेबाक कर दिए हैं। सच कह रहे हैं? 100% बेटा जी। ये नामुमकिन है नाना। मम्मी को नानो ने इतनी आसानी से कैसे आउट कर दिया? इस दफ़ा हो गई। अभी ढेर, तुम मासी से बोलो तुम्हारा और मम्मी का सामान बांध दे, लंबी छुट्टी है। सुपर। अभी बोलता हूँ। मामू कब तक आएंगे? कल आएगा। ओके नाना, सी यू। खुदा हाफिज। अभी दूसरे दिन रात को वो लोग लाहौर पहुंचे। घर का तो माहौल ही बदल गया था। बड़ी दोनों बाजियां उसकी आमद से पहले ही आ चुकी थीं। तीनों भाभियों ने हाथों हाथ लिया और अम्मा के तो खुशी से पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मजाक, मुबारकबाद, कहके, ढोलक, गाने, सभी कुछ उसके लिए बहुत अचानक था। अगर मुझे इल्म होता ना कि मुझसे हमेशा के लिए जान छूट जाने की आप लोगों को इतनी खुशी होने वाली थी, तो यकीन मानिए किसी भी ऐरे गैरे की गर्दन पे छुरी मारकर कब की आपकी खुशी का सामान कर चुकी होती। परेशानी, ये खुश नसीबी तो हारून के हिस्से में लिखी जा चुकी थी। कोई ऐरा गैरा कहाँ से आता?
बाजी ने उसके फूले हुए चेहरे पे प्यार किया। बड़ी भाभी भी उसकी मालूमात बढ़ाने लगी। वैसे शानी बंदा है दिल गुर्दे वाला, बजाते खुद आकर इधर ड्राइंग रूम में बैठकर अब्बू के साथ सारे मामला तय करके गया था। वो जो पहले ही जली बुनी बैठी थी, मजीद दब कर कहा, मेरी तरफ से भाड़ में जाए, ना जाने मनहूस कहाँ से टपक पड़ा। सोच समझ कर बोलो, क्या बोल रही हो? अब तो तुमने भी उसके साथ ही जाना है जहां वो जाएगा। भाभी ने याद करवाया तो वो बेबसी से उन्हें घूर कर रह गई, जबकि बाकी सारी आवाम के कहके बुलंद हुए। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। खुश तो सभी थे, मगर जो रोशनी अम्मा के चेहरे का अहाता किए हुए थी, न जाने क्यों पर वो उस खुशी के अब्दी होने की दुआ करने से खुद को रोक ना पाई, क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी कि वो सारी नाराजगी और गुस्सा भुलाए उनके गले लग गई। इतना कम वक्त होने के बावजूद सारे इंतजामात बगैर किसी दुश्वारी के मुकम्मल होते चले गए। बाकी तो सब ठीक था, मगर एक बात उसे मुसलसल हैरान कर रही थी, और वो ये कि हारून की फैमिली से कोई भी उससे मिलने की नीयत से एक दफा भी नहीं आया था। आखिर ऐसा क्यों? जब न रह पाई जाकर बराह रास्त अम्मा से ही पूछ लिया, अम्मा, ये जो लोग आपकी बेटी को ब्याह कर ले जाने वाले हैं, क्या उनको मुझसे इतनी भी गर्ज रही कि आकर एक दफा यही देख जाते कि लड़की की आंखें भींगी वेंगी तो नहीं? अरे, बात पक्की होने से पहले इतने सारे चक्कर लगा चुके हैं बेचारे, और अब दिन ही कितने हैं, तैयारी करें कि इधर के गेड़े लगाएं। वैसे भी घर में अफराद ही कितने हैं, अब्बा तो उसके बेचारे हैं ही माजूर, बहनें अपने घरों वाली हैं, एक भाभी रह जाती है, वही सब तैयारी कर रही है। चलो, किस्सा ही खत्म। उस दिन एक तो जूते खरीदने थे और वहां से फिर पॉलर जाना था। गाड़ी वो खुद ही ड्राइव कर रही थी। जब पॉलर से कुछ दूर ही उसने अचानक गाड़ी रोक दी और तेजी से गर्दन मोड़कर पास से गुजरती कार को गौर से देखने लगी। यहाँ क्यों रुक गई? आपा, आपने देखा? उस गाड़ी में इब्राहिम था। इब्राहिम अब्बू के साथ होगा, यहाँ कहाँ? ऐमे ही तुम्हें शक हुआ होगा। आपा और भाभी की बात पे कान धरने के बजाय उसने फोन बैग से बरामद करते हुए अब्बू का नंबर मिलाया। अब्बू जी, क्या इब्राहिम आपके साथ है? हाँ, इधर ही है। क्यों? आप मेरी उससे बात करवा दें प्लीज। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो शानी? मैं इधर मसरूफ हूँ और तुम भी जिस काम से निकली हुई हो, ध्यान से मुकम्मल करके घर आओ। इब्राहिम इधर ही है। अपनी बात पूरी करके उन्होंने कॉल काट दी। आई डोंट बिलीव अब्बू, अब्बू ने मेरा फोन बंद कर दिया। हैरत ही हैरत थी, तुम भी तो एवं सी बात का इशू बना लेती हो। कमाल करती हैं आपा, मैंने इब्राहिम को किसी गैर आदमी की गाड़ी में जाते देखा है। आपके ख्याल में ये एवं सी बात है? वो किसी गैर के साथ नहीं था, बल्कि हारून के साथ था। आपा जज्बातीपन में राज खोल गई और शानज़ धक से रह गई। इब्राहिम हारून के साथ क्यों है? वो कहाँ से अजनबी नहीं है? किसकी मर्जी से वो उस आदमी के साथ गया था? शानी, हारून कोई गैर तो नहीं है। 2 दिन बाद उसी के साथ तुम्हारी शादी है। हो रही है शादी आपा, अभी हुई नहीं है। नाउ दिस इज टू मच टू बियर। एक तो आप लोगों ने उठाकर आनन फन रिश्ता तय कर दिया है, शादी रख दी, अब मुझे खबर भी नहीं और वो आदमी मेरे बच्चे को साथ लिए घूम रहा है। कोई हद होती है आपा बर्दाश्त की। मैं जानती तक नहीं हूँ कि वो आदमी कैसा है। क्या खबर कोई कातिल गुंडा है? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती, सिर्फ आप लोगों की ख्वाहिश और खुशी की खातिर खामोश हूँ, तो प्लीज इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। तौबा है शानी, तुमने तो खड़े खड़े हारून को गुंडा मवाली न जाने क्या क्या बना डाला। तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कि वो बहुत ही काबिल भरोसा इंसान है। हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। जलकर कहने के साथ गाड़ी आगे बढ़ाते हुए घर की राह ली। पिछली सीट पे मौजूद भाभी ने जब गाड़ी मतलूबा मंजिल के बजाय मुखालिफ सिमत में जाती देखी तो बोलना जरूरी जाना। अब क्या गजब कर रही हो? आज का टाइम दिया हुआ है शेड्स वाली ने, तुम्हारा फैशल करेगी। जवाब में वो मोड़ काटते हुए फाड़ खाने को दौड़ी थी। भाड़ में गया फैशल। आप फौरन से पहले उस अपने बार कबाचे को फोन करें कि अभी के अभी मेरे बेचे को घर पे छोड़कर जाए, नहीं तो मैं ये शादी का प्रोग्राम ही भाड़ में फेंक दूंगी। एक झटके से गाड़ी घर के सामने रोककर बीबी शानज़ बहन और भाभी को अरे अरे करता छोड़कर ये जा वो जा। बर्दाश्त एक आने की नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं कहता हूँ खाला, आखिर ये कैसे निभाह करेगी नंदो और सास के साथ? वो फूले मुंह के साथ बागीचे में चक्कर पे चक्कर काटी चली जा रही थी। वहीं कुर्सियों में एक पे अम्मा, एक पे अब्बू और तीसरी पे फैसल बैठा कीनू पे कीनू खाए जा रहा था। जितनी तेजी से हाथ और मुंह चल रहे हैं ना तुम्हारे, कोई अंधा भी देखकर समझ जाए कि मुफ्त के मार पे हाथ साफ करने के नादिर मौके से फायदा उठा रहे हो। शानज़े की बात पर फैसल ने हाथ उठाकर उसका लॉन्ग मार्च एक लम्हे को रुकवाया।
شانی، اللہ سچا جانتا ہے کہ جب سے مجھے خالہ نے یہ کہہ کر کینو پیش کیے کہ کھاؤ بیٹا، شانی کے سسرال سے آئے ہیں، یقین جانو ہاتھ رک ہی نہیں رہے، نہ ہی نیت بھر رہی ہے۔ پھر تو ایسا کرو کہ پھٹ جانا، پر ہاتھ نہ روکنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آج کے بعد نہ یہ سسرال رہنی ہے نہ کینو آنے ہیں۔ شان سے اپنی زبان کو لگام دو، جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہو۔ اماں نے بری طرح لتاڑا تھا۔ تو پتہ کروائے نا، آخر وہ آدمی ابراہیم کو لے کر ابھی تک آیا کیوں نہیں؟ میری یہاں جان پہ بنی ہوئی ہے، اور آپ لوگوں میں سے کسی کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی۔ بہت ہو گیا ابو، بس آپ فوراً مجھے اس ہارون نامی آدمی کے گھر کا پتہ دیں، میں خود جا کر اسے لے آتی ہوں۔ چلو فیصل، اٹھ کے گاڑی نکالو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی فیصل کی جانب اچھالی، جسے کیچ کرتے ہوئے اس نے فوراً خالہ کی گود میں ڈال دیا۔ نہ بابا، میں کینو چھوڑ کر جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ واپسی تک ختم ہو گئے تو پھر؟ اف لالچی موٹے بندر، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس سے مایوس ہو کر واپس ابو کی طرف آئی۔ ابو جی پلیز چلے نا میرے ساتھ۔ شانزے، یہ تم نے کیا بچوں والی ضد لگا رکھی ہے؟ ابھی تمہارے سامنے میری بات ہوئی ہے، وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر تک پہنچ جائے گا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میرا مسئلہ یہ ہے ابو جی کہ ابراہیم اس آدمی کے ساتھ بھیجا کیوں گیا ہے؟ یہ کوئی اتنا مشکل سوال نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آ سکے بھائی، آسان سی بات ہے۔ ہارون شادی سے قبل کچھ وقت ابراہیم کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ حالانکہ ابو اس کی شادی مجھ سے طے پائی ہے، اور کسی نے میری شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ لو جی، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ تو سیدھی طرح بولو نا کہ تم بھی ہارون کے ساتھ ڈنر پہ جانا چاہتی تھی۔ ایمین تب سے ابراہیم ابراہیم لگا رکھی ہے۔ خالو، لگائیں ہارون کو فون کہ اس بیچاری کو بھی لے جائے، نہیں تو یہ یہاں پر جل جل کر کالی ہو جائے گی۔ میری جوتی جاتی ہے کسی کے ساتھ ڈنر پہ۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ فیصل کو کچا چبا جاتی۔ واہ بھائی، بڑی ایڈوانس جوتی ہے۔ وہیں کھڑے اس نے پاؤں سے جوتا اتارا اور رکھ کر فیصل کو نشانہ مارا۔ خبیث آدمی، میری یہاں جان پہ بنی اور تمہیں ٹھٹے سوچ رہے ہیں۔ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ رات کا کھانا بھی احتجاجاً گول کر دیا۔ اس پہ بھی انتہا یہ ہوئی کہ کسی نے ایک دفعہ بھی آ کر پوچھنا گوارا نہ کیا کہ آخر کھانے سے کیا غصہ۔ جلی بھنی بیٹھی تھی جب موبائل پہ آنے والی کال نے توجہ کھینچی۔ نمبر کوئی انجانا ہی تھا، اس لیے لٹ مار انداز میں اٹھایا۔ ہیلو۔ دوسری طرف ٹریفک کے شور کے علاوہ کسی انسان کی آواز نہ ابھری۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد وہ پوری طرح گرج کر بولی، بھائی بتانا ہے کہ یہ نمبر کس خوشی میں ملایا تھا یا لائن کاٹ دوں؟ اطلاع کے مطابق تم کافی غصے میں لگ رہی ہو۔ دوسری جانب سے آنے والی بھاری مردانہ آواز کو پہچاننے کی کوشش تو کی، مگر بے سود۔ اچھا، کس ٹی وی چینل والوں کو اعزاز ملا یہ بریکنگ نیوز سب سے پہلے نشر کرنے کا؟ اور آپ حضور اپنا تعارف بھی کروا دیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ سوال مجھ سے 2 دن بعد پوچھنا، گردن اکڑا کر جواب دوں گا کہ میں تمہارا شوہر بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کوئی تعارف دینے کی نیت سے نہیں کیا فون، صرف یہ عرض کرنے کو کیا ہے کہ میں معاوضہ چاہتا ہوں کہ تمہارے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ میں اس بات سے واقف نہیں تھا کہ ابراہیم کو تمہاری فیملی تمہارے علم میں لائے بغیر میرے ساتھ بھیجتی رہی ہے۔ مجھے یہی خوش فہمی رہی کہ تمہاری اجازت سے ہی آتا ہوگا۔ اس کا جی تو چاہا کھری کھری سنانے کو، مگر ماں کا ہنستا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مجبوراً بولی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں؟ خیر، یہ بھی میں نے نہیں کہا، جس انسان کو میں جانتی تک نہیں، اپنے بیٹے کو اس کے ساتھ مر کے بھی کہیں نہ جانے دو۔ اچھی بات ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر میرے لیے ضروری تھا یا نہیں؟ پر ابراہیم کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا کہ وہ ہماری شادی سے پہلے مجھ سے مل کر مجھے کچھ جان لیتا، کیونکہ اچانک سے اتنی بڑی تبدیلی ایک بچہ محض اوقات ذہنی طور پر قبول نہیں کر پاتا۔ تو سوچو ہمارے لیے کس قدر مسئلہ ہوتا۔ مگر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ ابراہیم بہت سلجھا ہوا برائٹ بچہ ہے، اپنی عمر کے بچوں کے مقابلے میں زیادہ میچیور سوچ کا مالک ہے۔ مجھے اس سے مل کر حقیقی خوشی ملی ہے۔ سو پلیز اب تم آنٹی لوگوں پر مزید غصہ نہ کرنا۔ شانزے بہت خود پر ضبط کر گئی، وہ مزید کہنے لگا، تمہاری طرف سے مجھے 1-2 اور سوال بھی موصول ہوئے ہیں۔ تمہارا گلا اپنی جگہ بالکل جائز ہے کہ میری فیملی سے کوئی بھی تمہیں ملنے کیوں نہیں آیا، تو لگی ہاتھوں اس کا جواب بھی سن لو۔ جو سسٹر ادھر ہے اسے آج کل سفر کی اجازت نہیں، دوسری دونوں ملک سے باہر ہیں، این ٹائم پر پہنچ رہی ہیں۔ ادھر بھابھی ہیں تو آج کل بازار کے چکر لگا لگا کر گھن چکر بنی ہوئی ہیں، پیچھے بچے، بابا اور میں، اور بابا تو کہیں اتنا آتے جاتے نہیں ہیں۔ ہاں، ہونے والی بہو کو ملنا دنیا کا غیر اہم ترین کام ہے، اور وہ ایسا کیوں کریں گے؟ اب رہ گیا میں تو اس وقت تمہارے گھر کے قریب ہی موجود ہوں، اگر تمہارا حکم ہو تو اپنے 10 ضروری کام چھوڑ کر سر کے بل حاضر ہو جاتا ہوں۔
कुछ भी कहे बगैर खामोशी से उसने कॉल काट दी थी और यही सोचा था, हाँ हाँ क्यों नहीं, मरी जा रही हूँ ना तुमसे मिलने को। एक तो मेरी अजूबा फैमिली, क्या करूँ मैं, उनका एम ही पकड़कर जलील करवा दिया। अब क्या जरूरत थी उसको ये सब बताने की। पर दिल मुतमईन न था। भला ऐसी होती हैं शादियाँ। खैर इन लोगों को बस मुझे रुखसत करने की जल्दी है, बाद में जो मर्जी हो। गुस्से में बदगुमानी उरूज पर पहुंची हुई थी, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। शादी के सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे। इतना कम वक्त होने के बावजूद सब कुछ एहसन तरीके से अंजाम पा गया था। शान से शफकत ने अपना आप हारून के नाम लिख दिया। निकाह नामा पर दस्तखत करने से पहले उसने हर वहम को दिलो जहन से निकालकर पूरे खुलूस के साथ यह नया ताल्लुक जोड़ा था। ये सोच कर कि क्या पता अल्लाह ने इस आदमी को खास मेरे लिए बनाया हो। मगर रुखसती के वक्त फिर धचका लगा जब भाभी ने उसे लहंगा बदल कर कोई हल्का सा जोड़ा पहन लेने को कहा, जिस पर फौरन सवाल उठाया, ऐसा क्यों? आपा आराम से बोली, कराची तक क्या यूं भारी लहंगे के साथ सफर करोगी? मगर कराची क्यों जाना है? एक तो शानी तुम्हारे सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। भाई हारून का ताल्लुक जब कराची से है तो जाएगा भी उधर ही ना। चलो जल्दी से अब लिबास बदल लो, सब लोग गाड़ियों में बैठ रहे हैं, एयरपोर्ट जाना है। फिर तो कराची आने तक उसका जहन इस नए अचानक होने वाले इंकशाफ पर ही उधेड़ बुन में पड़ा रहा। सारा रास्ता साथ बैठी खातून जो कि खुद को हारून की खाला बता रही थी, वो ही बोलती आई थी। शान से बस हूँ हाँ में सर हिला रही थी। सारी फैमिली एयरपोर्ट तक सी ऑफ करने आई थी। ये जानकर भी दिल को सुकून था कि इब्राहिम भी कराची जा रहा था। इस दौरान सभी नजर आए थे सिवाय उसके जिसका नाम हारून था, और अब वो वाकई गर्दन अकड़ा कर खुद को उसका शौहर बोलने की पोजीशन में आ चुका था। कराची एयरपोर्ट से गाड़ी उन्हें लेकर बख्त विला आई थी, जो कि पूरे जोबन के साथ रोशनियों में घिरा हुआ था। बहुत सी गाड़ियां आगे पीछे आकर वहां रुकी थी। उन्हीं में से एक से वो बरामद हुआ था। डार्क सिल्वर ग्रे डिनर सूट, दराज कामत रोशन चेहरे पर फतमंदी की खिलती मुस्कुराहट, जो कि उसकी खूबसूरत शख्सियत को मजीद चार चांद लगा रही थी। आज वो हकीकी तौर पर खुश था। आखिर इतना बड़ा बल्कि नामुमकिन नजर आता महाज इतनी आसानी से मार लिया था। शानजे की गाड़ी सीधी पोर्च में रुकी थी। उसके इस्तकबाल को हारून की बहनें और भाभी फूलों के हार लिए पहले से वहां मौजूद थीं, जिनको पहचानते ही शानजे लड़खड़ा गई थी। उस लड़खड़ाहट का नोटिस और किसी ने लिया हो या ना, पर हारून ने जरूर देखा था, क्योंकि वो बिल्कुल उसकी पुश्त पे खड़ा था। शानजे ये भी भूल गई कि आज इस घड़ी वो नई नवेली दुल्हन है, और दुल्हनें यूं आंखें फाड़ कर मुंह खोले सबको नहीं देखती। उसने लहंगा तो उतार दिया था, मगर जो फ्रॉक पहना था वो भी काम वाला ही था। गहरे सब्ज रंग में उसकी गुलाबी रंगत दमक रही थी। रही सही कसर अंदर उबलते गुस्से ने एक्स्ट्रा ब्लश ऑन लगाकर पूरी कर दी थी। सभी खवातीन ने बारी बारी उसे साथ लगाकर प्यार किया, मगर शानसे के हाथ पहलू में ही गिरे रहे। किसी किस्म का कोई खुशकुन रद्द अमल जाहिर न कर पाई। दूसरी जानब शायद कोई मुंतजिर भी न था, इसलिए ढेरों फूलों की पत्तियों की छांव में उसे उसके कमरे तक पहुंचाया गया। कोई भी रस्म करने से हारून ने खुद ही मना कर दिया था, ये सोचकर कि अगर वो मेहमानों के सामने ही फट पड़ी तो फिर। हकीकत भी यही थी, उसका जहन पूरी तरह माऊफ था। इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी दगाबाजी, इतना बड़ा झूठ, आखिर क्यों? अब जहन में उठने वाले हर सवाल का जवाब मिल गया था। सभी उलझने हल हो गई थी। उसके अंदर आग लगी हुई थी, जी चाह रहा था हर चीज तहस नहस कर दे। सारी रोशनियां गुल करके उन लोगों के मुंह नोच ले, बीच बाजार में खड़ा करके उनकी अगली पिछली सारी नस्लों को गालियां दे। आखिर क्या समझ कर ये खेल खेला गया था? मेहमान वगैरह सभी बारी बारी रुखसत होते जा रहे थे। वो खुद बाहर दरवाजे पे खड़ा सबको अलविदा कह रहा था। उसकी बहनें जाना तो ना चाहती थी, मगर हारून के इसरार पे जाना पड़ा। आखिर में भाभी नौकरों को जरूरी हिदायत देती हुई उसके करीब आई। हारून, मुझे लगता है शानसे को काफी सदमा हुआ है। हमें उसका पहले ही सब कुछ सच बता देना चाहिए था। अब ना जाने वो इस रिश्ते को कबूल भी करती है कि नहीं। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? इस वक्त की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि वो मेरी बीवी है। उसके लब मुसलसल मुस्कुरा रहे थे। गुस्सा करेगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, नाराजगी दिखाएगी, और ये सब करना उसका हक भी है, मगर उसके बावजूद वो ये हकीकत नहीं बदल सकेगी कि मैं उसका हस्बैंड हूँ। अपनी बात को खुद ही एंजॉय करते खुलकर हंसा था। बदतमीज कहीं के, तुम्हारे दांत निकल रहे हैं। अंदर उस बेचारी पे न जाने क्या बीत रही होगी। बेचारी? और वो खुदा का खौफ खाएं, वो कहाँ की बेचारी हो गई? पूरी एक नंबर की आफत है। मुझे तो डर लग रहा है कि अंदर कैसे जाऊंगा। सोच रहा हूँ हेलमेट पहन कर जाऊं। भाभी ने हंसते हुए उसे शाने पर एक हाथ रसीद किया और बाहर गाड़ी की जाने बढ़ गई,
जहां उनका बड़ा बेटा चमन गार्ड्स और ड्राइवर के साथ खड़ा इंतजार कर रहा था। माँ के बैठने के बाद चमन ने सर बाहर निकालकर उसे मुखातिब किया। ओके चाचू, चाची से तो सलाम तक नहीं लेने दी। बहुत जालिम किस्म के शौहर साबित होने वाले हैं। मेरी प्यारी चच्ची को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक बोल देना। मेरी सारी हमदर्दियाँ उनके लिए हैं। हारून ने हंसते हुए उसे घूरा। मेरी राय में पत्ता भी मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं हिलता कि जाके कोई मेरी जोजा से हमदर्दी जताए। गुस्ताख लड़के, फौरन निकलो और पहुंचकर कॉल मार देना। ओके बॉस, अल्लाह हाफिज। चौकीदार को दरवाजा बंद कर लेने का बोलकर खुद अंदर की जाने बढ़ा आया। जरी और इब्राहिम वहीं सिटिंग रूम में मौजूद थे। हाँ तो पार्टनर, क्या सूरत हाल है? इब्राहिम ने सर हिलाते हुए कानों को हाथ लगाया। हारून मुस्कुरा कर रह गया। मैंने आपको वार्न किया था, पर आपको ही शौक चढ़ा था सरप्राइज देने का। अब अंदर जाकर अपने कमरे का हशर देख लें। बड़ी बात होगी जो आप पहचान भी गए कि वो आपका ही कमरा है। यार अब इतना तो ना डरो, आखिर तुम्हारी माँ कोई नारी मखलूक तो नहीं है, तो इंसान ही। अब मुझे खा थोड़ी जाएगी। क्या ख्याल है, अंदर उसके पास चले? हाँ क्यों नहीं, पर जाने से पहले मुझे किसी आस पड़ोस में बसने वाले डॉक्टर या नर्स का नंबर जरूर नोट करवा दें। इब्राहिम की बात पर उसने फलक शगफ कहका मारा। एक बात तो मैं तुमसे मिलते ही जान गया था कि तुम इंतहाई ज़हीन बच्चे हो। बहुत शुक्रिया, वो तो मैं हूँ। अच्छा दादाजी, ये बताओ तुम दोनों कुछ खाओगे? उससे बारी बारी दोनों को देखा। इब्राहिम का जवाब नफ़ी में आया, जबकि जरी ने कोई जवाब देने के बजाय दोनों बाजू उसकी तरफ उठाकर गोद में उठाने का मुतालबा किया, जिस पर हारून ने फौरन उसे ऊपर उठाकर उसके नर्म गालों पर प्यार किया। मेरा बच्चा थक गया है, जानी कुछ खाना है? नहीं बाबा, नीनी करनी है। अच्छा चलो फिर चेंज कर लो। नहीं, बस नीनी करनी है। जरी की आंखें बंद हो रही थी। बाबा की जान ज्यादा ही नहीं थक गई? चलो आओ इब्राहिम, मैं तुम्हें कमरा दिखा दूं, तुम भी चेंज करके सो जाओ। अब बाकी का शो कल सुबह देखेंगे। सिटिंग रूम से निकलकर बड़ा सा हॉल उबूर करते हुए वो कोने वाले कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। बत्तियां जलाईं। कमरे में 2 बेड लगे हुए थे। जरी का छोटा बेड डार्क पिंक रंग के बिस्तर के साथ सजा हुआ था, जबकि दूसरे कोने में रखा सिंगल बेड तेज और हल्के नीले रंगों के कवर्स के साथ सेट था। इब्राहिम, उधर ड्रेसिंग रूम में मौजूद अलमारी में तुम्हारे कपड़े वगैरह रखे हैं, जल्दी से बदल कर आओ, मैं तुम लोगों के लिए दूध मंगवाता हूँ। इब्राहिम सर हिलाता इस बात में आगे बढ़ गया। उसने गोद में उठाई हुई जरिश को उसके बेड पर लेटाकर उसके जूते और पोनियां उतारी। जरी नींद की वादियों में घूमना शुरू हो चुकी थी। इंटरकॉम पे बच्चों के लिए दूध लाने का बोला। जब तक दूध आया, इब्राहिम वॉशरूम वगैरह से फारिग होकर बेड पर आ चुका था। दूध का ग्लास खत्म करके हारून को थमाते हुए वो कहने लगा, आपसे एक बात पूछूं? हारून चौंका। क्यों नहीं यार, जो मर्जी पूछो। वो अंदर अलमारी में रखे इतने सारे कपड़े क्या सिर्फ मेरे हैं? मेरी जान कोई शक? सोई हुई जरी के मुंह में फीडर देकर उसका बिस्तर दुरुस्त करने के बाद वो इब्राहिम के बेड के करीब आया। ये सारी चीज़ें तुम्हारी हैं, इसके अलावा जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े फ़ौरन बताना। इब्राहिम को अच्छी तरह रज़ाई से कवर किया। हो सकता है मुझे कुछ दिन के लिए गांव जाना पड़े। पीछे से तुमने मम्मी और जरिश का ख्याल रखना है, और जरी का ख्याल रखना है। क्या आपको लगता है कि इस तरह मम्मी का गुस्सा उतर जाएगा? आई होप सो। आप सो जाओ, गुड नाइट। उसने इब्राहिम के बांसे पर बोसा दिया और लाइट बंद करने के बाद दरवाज़ा भी बंद करता बाहर हॉल में आ गया। कितनी देर तक वहीं सोफे पर बैठा कुछ सोचता रहा। टाई खोलकर ऊपर वाला बटन खोला, हाथ बढ़ाकर कार्डलेस उठाकर मतलूबा नंबर मिलाया। दूसरी जानिब भी जैसे कोई इंतजार में बैठा हो, पहली बेल पर ही फोन उठा लिया गया। हालांकि रात का 1 बज रहा था। अस्सलाम वालेकुम। आप यकीनन परेशान होंगे, उसके लिए मौजरत चाहता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा उससे अभी बात करें और सारी सूरत हाल बता दें। मैं नहीं चाहता दिन चढ़ने पे कोई जज्बाती फैसला करे, पहले उसे सच बता दें। उसे कमरे में तन्हा बैठे 2.5 घंटे गुजर चुके थे। आखिरी दफ़ा जो उसके पास आया था वो हारून की भाभी थी, जो कि जाते हुए ये कहकर गई थी कि वो जा रही हैं, अगर कोई चीज़ चाहिए हो तो बिला झिझक बता दे। मगर वो जवाब में सपाट चेहरा लिए बैठी रही। उनके किसी सवाल या बात करने का कोई जवाब न दिया। भाभी गई तो उसके बाद गुस्से की शिद्दत और बेबसी के एहसास ने गलबा कर दिया। बेख्तियार अपनी जगह से खड़ी हो गई। कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक करते हुए वापस मुड़ी। अपना सारा जेवर उतार कर बेड पर फेंका। दुपट्टे की पिने निकालकर वहीं उछालकर वॉशरूम का रुख किया। अच्छी तरह धोकर सारा मेकअप साफ किया। ठंडे पानी के 2-4 घूंट भरकर बाहर आ गई, मगर अंदर की आग वैसे ही जल रही थी। एक नज़र सलीके से सजे कमरे पे डाली तो एहसास हुआ वहाँ कोई भी रिवायती किस्म की डेकोरेशन नहीं की गई। इतना बड़ा ड्रामा रचाकर हम लोगों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ बना गए कमीने लोग।
अम्मी अब्बू की क्या हालत होगी जब उन्हें असलियत का इल्म होगा। यकीनन कोई फर्जी भाभी हमारे घर पे भेजी होगी, पर उसको अब्बा के दोस्त का बेटा क्यों कहा? इसने बोल दिया होगा और अम्मा ने शुक्र किया होगा कि चलो कोई शर्तें मानने वाले तो आए। बड़े तरीके से तुमने ये सब किया है हारून बख्त, पर याद रखना जीत तुम्हारी नहीं होगी। हाथ मारकर ड्रेसिंग टेबल पे पड़े कॉस्मेटिक्स फर्श पर बिखेर दिए। परफ्यूम्स और क्रीम की शीशें ये सितम बर्दाश्त न कर पाईं, जबकि हेयर जेल ने सामने दीवार पे भी नक्श छोड़ा। सोफे के सामने वाली टेबल पे बड़ा खूबसूरत ताज़ा गुलाब की कलियों का गुलदस्ता ग्लास वॉज में सजा हुआ था, जिसे नफरत के साथ घसोट कर बिखेरने के बाद वहीं गुलदान उठाकर पूरी कुव्वत से मेज पर दे मारा। मेज का तो कुछ न बिगड़ा, पर गुलदान का क्रिस्टल एहतजाजन हर तरफ बिखर गया। काश हारून बख्त भी कोई क्रिस्टल का पीस होता जिसे दीवार में दे मार कर वो यहाँ से चली जाती। मगर रुकूंगी मैं यहाँ अभी भी नहीं, मुझे अब्बू को बताना चाहिए। क्रिस्टल के टुकड़ों से बचती बचाती बेड की दूसरी साइड वाले दराज पे रखे अपने हैंडबैग तक आई। सारा बैग छान मारा, मोबाइल नहीं मिला। फिर याद आया कि वो तो बड़ी आपा ने लिया था, ये कहकर कि सुबह ले आऊंगी। अब मुसीबत, सुबह होने तक का इंतजार करूं या फिर बाहर निकलकर घर की लाइन ढूंढूं। मगर मैं बाहर गई तो कोई ना कोई फर्द टकरा जाएगा, जबकि मैं इन लोगों के मुंह नहीं लगना चाहती। दिन निकलने पे ही देखूंगी। वैसे भी इस वक्त अम्मा लोगों को बताकर क्या परेशान करना, कुछ देर तो वो खुश हो लें। मैं सुबह इस्लामाबाद चली जाऊंगी और मुनासिब तरीके से बताऊंगी ताकि उन्हें ज़्यादा दुख ना हो। कितने आराम से तुमने मुझसे मेरी सबसे बड़ी दौलत छीननी चाहिए है हारून। मैं उसे तुम लोगों से बहुत दूर ले जाऊंगी। उसके बॉस ने 2 महीने पहले उसे दुबई वाली ब्रांच में काम करने की ऑफर दी थी, जिसे तब तो उसने रद्द कर दिया था। मगर अब उसका जहन बड़ी तेजी से अगला लायामल तैयार कर रहा था। अपनी सोचों में उस बुरी तरह गर्क थी कि दरवाजे पे होने वाली दस्तक फौरन न सुन पाई। जब उधर हुई तवज्जो, सिर्फ एक पल को उसके दिल की धड़कन रुकी थी, और वो पल बड़ा मुख्तसर था। उसने घुटनों से सर उठाकर दरवाजे की सिम देखा। आंखों से नफरत के शोले निकल रहे थे। उससे दरवाजा खोलने की जहमत गवारा न की तो वो बाहर से चाबी लगाकर खोल लिया था। जब वो एक हाथ में कार्डलेस थामे और दूसरे हाथ से लॉक खोलकर अंदर दाखिल हुआ, उसके पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू के भपके उसकी नाक से टकराए तो नजर बेख्तियार ड्रेसिंग टेबल के जानिब उठी। वहां से होती हुई सेंटर टेबल, फिर वहीं सोफे पे गठरी बनी शांजे पटिक गई। पहली दफा यूं दोनों एक दूसरे के सामने आए थे। वो शांजे की शांजे की नजरों में अपने लिए नफरत और गुस्सा देख सकता था, मगर हारून के एहसास शांजे के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सब्ज फ्रॉक दुपट्टे के बगैर खूबसूरत सिल्की बाल कमर तक आ रहे थे। चेहरे के तीखे नकूश, बड़ी बड़ी घूरती आंखें। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो किसी और को नहीं बल्कि अपनी बीवी को देख रहा था। और ये बात वो महसूस कर गया था कि वो उसे देखकर चौंकी जरूर थी, मगर घबराई या शर्माई नहीं। उसके चौंकने की वजह भी वो जानता था। हल्के से खांस कर गला साफ किया और फोन शांजे की तरफ बढ़ा दिया, जिसे लेने में शांजे ने कोई दिलचस्पी जाहिर न की, तो उससे बोलना पड़ा। लाइन पे तुम्हारे अब्बू हैं, बात करना चाहते हैं। अब्बू का नाम सुनते ही उसने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। हारून ने फोन उसके हाथ पर रखने के बजाय उसका हाथ थाम लिया। ये वक्त बहुत कीमती है शाने, काश इस वक्त हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ ना होता। एक झटके से उससे अपना हाथ वापस खींचा और फुनकार कर बोली, धोखेबाज आदमी, तुम्हारे इन औछे खंडों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। एक सर्द से निगाह हारून ने शांजे की आंच देती निगाहों में डाली और ठहरी हुई आवाज में बोला, तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि मैं खुद भी इस वक्त कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ कि यार क्या था जो मैं रज के खुद गर्ज कमीना बेगैरत सा इंसान होता, ताकि यार कम से कम अपनी शादी वाले रोज तो पेड़ गिनने के बजाय फल खाने से गर्ज रखता। पर इसको अपनी खुशनसीबी जानो या मेरी बदनसीबी कि मैं तुम्हारे खाली जिस्म का नहीं, तुम्हारी रूह और दिल का भी पुजारी हूँ, जिस वजह से हम दोनों को ही तवील सफ़र तय करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है, तुम्हारी नफरत की या कि मेरी नेक नियति की। लो बात करो। फोन को अनहोल्ड करते उसकी गोद में डालकर वहां से चला गया था। कमीने को शौक है कि काश वो इससे भी ज्यादा कमीना होता। बुड़बुड़ाते हुए फोन उठाया तो न जाने कहाँ कहाँ छुप कर बैठा पानी खुद ब खुद आंखों से गिरने लगा। अब्बू जी, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये कोई और हारून नहीं है अब्बू जिसके साथ आपने मेरी शादी कर दी है। वो हारून बख्त है, वली बख्त का भाई, अब्बू जी, इब्राहिम का चचा। उससे ज़ारो कतार रोते हुए अपनी बात मुकम्मल की। अब्बू के दिल पे जो बीतनी थी उसका सोचकर और रोना आ रहा था, मगर ये क्या। अब्बू कहने लगे, शांजे बेटा, पहले तो ये रोना बंद करो। तुम जैसी बहादुर लड़की इतनी सी छोटी बात पर रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यकदम धचका लगा। अब्बू जी, शायद अब तक मेरी आवाज़ साफ नहीं गई।
अब्बू जी, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं वो कोई और जगह नहीं, इब्राहिम का ददियाल है। इन लोगों ने हमसे अपनी असलियत छुपा कर रखी है। अब्बू, हमारे साथ झूठ बोला गया है। अम्मी तो कहती थी पूरी छानबीन की है, लड़का आपके दोस्त का बेटा है। पर अब्बू, ये तो सब उलट हो गया। ये तो हमारे दुश्मनों का बेटा है। शानजे, बस करो। मजीद कुछ कहने से पहले मेरी बात पूरे तहम्मुल से सुना। हारून ने, उसकी फैमिली ने हमारे साथ कोई झूठ नहीं बोला। क्या? हाँ, हम सबको मालूम है कि हारून वली का भाई है, हत्ता कि इब्राहिम को बेल में है। उसके वालिद और बहनें हारून की मर्जी पे खुद हमारे घर रिश्ता लेकर आई थी। हमारे दरमियान जो भी कोई गलत फहमी थी, आमने सामने बैठकर बात करने से गिले शिकवे दूर हो गए। उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और मुझे यह रिश्ता हर लिहाज से तुम्हारे लिए मौजू लगा। तुमसे ये बात इसलिए छुपाई गई क्योंकि हम तुम्हारे जज्बाती तबीयत से वाकिफ हैं। आंसू आंखों में ठिठर कर रुक गए, जुबान खामोश हो गई। जबकि अब्बू कह रहे थे, हारून ने एयरपोर्ट पे ही इब्राहिम को पहचान लिया था जब तुमने उसकी बेटी की नैपी बदली थी। वो ये सब मुझे बता चुका है। वो इधर घर पे इब्राहिम को मिलने आया था, मगर मैंने उसे बता दिया कि इब्राहिम तुम्हारा बेटा है और तुम कभी भी उसे हारून से मिलने की इजाज़त नहीं दोगे। आपने उसे ये बताया और अगला काम उसने ये किया कि आपके सामने मेरा प्रपोजल रख दिया, जिससे आप लोगों ने शुक्रिया नवाजिश बोलकर कबूल कर लिया। अब्बू जी, आप एक ऐसे इंसान की बातों में आ गए जिसने इतने सालों बाद एबी को देखा तो उससे मिलने का ख्याल आया। यह आदमी उससे पहले कहाँ था? मैं इसकी सारी मक्कारी समझ गई हूँ अब्बू जी। वो पहले से शादीशुदा है, उसको बीवी की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने झूठी कहानी बनाई और आपने यकीन कर लिया। मेरी छठी हिस्स पहले ही इशारा कर रही थी कि ज़रूर कोई गड़बड़ है, मगर मैं आप पे यकीन करके मारी गई। वो सिर्फ मुझसे इब्राहिम छीनना चाहता है। जब सीधी तरह मुश्किल नजर आया तो ये खेल रचा लिया। अब्बू जी, मुझे तो धोखा उस शख्स के बजाय आप लोगों ने दिया है। सच्चाई आपने छुपाई है। आपने ये क्यों ना सोचा अब्बू जी, मैं शानजे हूँ, काठ का उल्लू नहीं। मैं उस आदमी को नापसंद करती हूँ, उसके ख़ानदान को नापसंद करती हूँ, और मैं अपनी बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊँगी। उसकी बात अभी जारी थी कि दूसरी जानिब से अम्मी की कड़कदार आवाज़ गूंजी, शानजे, ये मत भूलो कि इब्राहिम तुम्हारा नहीं, समन और वली का बेटा है। मखदूम ख़ानदान का खून है। जितना हक उस पे तुम्हारा है, उससे 2 गुना हक हारून रखता है। माँ के अल्फाज पत्थर की तरह उसके दिल पे लगे थे। कोई सदमे से सदमा हुआ था। आप हारून को मेरे मुकाबले पे ला रही हैं? क्या आप भूल गई हैं कि कितनी रातें मैं उसके लिए जागी हूँ? अम्मा, वो बीमार होता था तो मुझे दुनिया भूल जाती थी। वो मेरी औलाद है अम्मा, मेरी समन की निशानी है। अम्मा, वो सिर्फ 1 माह का था जब मेरी गोद में आया था। मेरे हाथों में उसने चलना शुरू किया था, और जब लड़खड़ा कर गिरता था तो उसको गोद में लेने के लिए आपका हारून नहीं आता था। उसको तो यह भी इल्म नहीं है कि इब्राहिम ने सबसे पहले किसका नाम लेकर मुखातिब किया था, और आज आप कह रही हैं कि उसका इब्राहिम पर मेरे बराबर हक है। तो आप गलत हैं। उस आदमी का मेरे बच्चे पर कोई हक नहीं है। कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा हारून शान से कादा किया हर लफ्ज सुन रहा था। चेहरे पे संजीदगी की चादर गहरी से गहरी होती जा रही थी। अब आपने फिर उसे उसी खानदान में फेंक दिया जहां से उसकी माँ को अजियतों के अलावा और कुछ नहीं मिला। अम्मा, काश आपने ये फैसला करने से पहले एक दफ़ा भी सोचा होता कि आप मुझे नहीं जानती हैं। आपको कैसे लगा भी कि मैं उन लोगों के दरमियान आकर बसूंगी जिन्होंने मेरी बहन को कबूल ना किया, उसको बद किरदार और जाने ना कुछ क्या क्या कहा गया। इस आदमी की माँ ने तो समन को अपनी बहू तक तस्लीम नहीं किया था, फिर उसकी बहन को अपने दूसरे बेटे के लिए क्यों ब्याह लाई? अम्मा, समन तो बड़ी नाजुक थी, बहुत भोली। उससे तो बाहर की दुनिया देखी ही ना थी। अगर ये लोग उसको बद किरदार बोल सकते हैं तो माँ, आपकी ये बेटी तो अरसे से अकेली रहती आई है, मीडिया में काम करती है। अब बताएं, मुझे क्या कुछ नहीं सुनना पड़ेगा? जो अजियत इन लोगों की वजह से वली भाई और समन को बर्दाश्त करनी पड़ी, उसके लिए मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। वो समन की बदकिस्मती थी कि वो इस खानदान की बहू बनी, और इस दफ़ा उन लोगों की बदकिस्मती है कि उनकी बहू मैं बनी हूँ। मैं ये निकाह ख़त्म करना चाहती हूँ। कह दें उस हारून को कि जिस तेज़ी से निकाह हुआ है उसी स्पीड का मुजाहरा करते हुए तलाक। खबरदार शानज़े, खबरदार। अम्मा की आवाज़ गुस्से से कांप रही थी। शानज़े, मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम ज़िद्दी और हर धर्म हो तो मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। अगर इस दफ़ा तुमने अपनी किसी फ़िलॉसफी या जज्बातीपन की वजह से अलहदगी इख्तियार की तो उसी दिन ख़ुद को ख़त्म कर लूँगी। मेरा मरी कभी मुँह देखने की तुम्हें इजाज़त नहीं होगी। तुम जितनी मुँहफट और बदतमीज़ हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो तो इस बच्चे की शराफत है जो तुम्हारे ख्यालात जान लेने के बाद भी तुम्हें ब्याहने आ गया, वरना अब तक जितने भी लोग तुम्हारे लिए आए हैं सभी तुमने भगा दिए। अगर माँ अजीज़ है तो दुआ करो कि हारून तुम्हें बसा ले।
ساتھ ہی فون بے جان ہو گیا۔ ہمیشہ سے بلیک میل کرتی آئی ہیں، مجال ہے جو کبھی یہ حربہ چھوڑ دیں۔ ہارون کیا مجھے بسائے گا، بلکہ اس کے ساتھ میری جوتی بستی ہے۔ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کارڈلیس کو دول اچھال دیا۔ سر میں شدید درد جاگ اٹھا تھا اور نیند کئی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کتنی ہی دیر ہارون بت بنا اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ اسے نہیں سوچا تھا کہ شانزے اس حد تک نفرت رکھتی ہے۔ وہ نڈر اور منہ پھٹ بھی حد سے زیادہ تھی۔ کچھ طے کرنے کے بعد اپنی جیب میں گاڑی کی چابی کو ٹٹولتے ہوئے اس کی موجودگی کی تصدیق کرتے ہوئے اس کے قدم باہر کی طرف بڑھ گئے، اور جب چوکیدار کو ضروری ہدایت کرنے کے بعد اس کی گاڑی گیٹ سے نکلی تو گھر کے دونوں نوکر نیند سے بھری آنکھیں ملتے ہوئے پچھلی سیٹ پر موجود تھے۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی کہیں 4 بجے اس کی آنکھ لگ گئی تو دنیا کو کوئی ہوش نہ رہا۔ اس وقت بھی بے ترتیبی سے صوفے پر سوئی ہوئی تھی جب اپنے چہرے پر نرم لمس کا احساس ہوا، مگر نیند بڑی گہری تھی۔ پھر یوں ہوا جیسے کوئی رو رہا ہو۔ ساتھ اس کے چہرے کو تپتپایا۔ بڑی دقت سے ایک آنکھ کھول کر جائزہ لیا۔ سنہری گھنگریالے بال، سرخ و سفید چہرہ، گلابی رنگ، نیلی آنکھیں اور ان میں ٹھہرا ڈھیر سارا پانی۔ اس کی آنکھ دوبارہ بند ہوئی۔ ذہن تھوڑا بیدار ہوا۔ کڑی سے کڑی ملائی تو سونے سے پہلے کمرے کے فرش پہ بکھرا کانچ، پھر کانچ جیسی آنکھوں میں رکا پانی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کے سر کی طرف صوفے کے پاس زری کھڑی تھی۔ مسئلہ سا سفید نیٹ کا خوبصورت فراک سینے کے ساتھ ٹیڈی بیئر لگائے خاموش کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ 1-2 سیکنڈ زری کو دیکھتی رہی، پھر جلدی سے جھک کر اسے صوفے پر بٹھا لیا۔ اسی تیزی سے اس کے پیروں کو باری باری دیکھ کر ٹٹولا۔ کچھ نظر نہ آیا تو آخر پوچھ ہی لیا، کیا کانچ لگا ہے؟ زری نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کانچ نہیں لگا تو رو کیوں رہی ہو؟ اب وہ اور بھی حیران تھی اور زری گود میں بیٹھی تھی۔ مجھے شیشی آیا ہے۔ او اچھا، تم پیمپر نہیں لگاتی؟ نہیں، آخری دفعہ جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تو تم نے پیمپر لگایا ہوا تھا۔ زری ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نیور مائنڈ، چلو اب بات لے جاتی ہوں۔ ساتھ ہی زری کے آنسو رک گئے۔ وہ خود سے ہی صوفے سے نیچے اترنے کے چکر میں تھی، مگر شانزے نے اسے اٹھا لیا اور کمرے سے باہر لے آئی۔ تھوڑی حیرت بھی ہوئی۔ اچھا خاصا دن نکلا ہونے کے باوجود سارے گھر پہ خاموشی کا راج تھا۔ ہال کمرے کی لائٹ تو جل رہی تھی، پر کسی قسم کی کوئی چہل پہل نہ تھی۔ تعجب بھری نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر زری کو دیکھا۔ بات کس طرف ہے؟ زری نے ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا تو وہ اسی طرف آ گئی۔ باتھ روم کے دروازے پہ زری کو نیچے اتارنا چاہا، پر یہ بھی عجب معاملہ، بچی نیچے اترنے کے بجائے اسی کے ساتھ ہی چمٹی جا رہی تھی۔ اترو بھائی، شیشی نہیں کرنا، میرا جوتا نہیں ہے۔ اس کے جواب پر وہ بڑی خوشگوار حیرت کا شکار ہوئی۔ 2.5-3 سالہ بچی باتھ روم میں قدم نہیں رکھ رہی تھی کیونکہ اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا۔ جوتا کدھر ہے؟ میرے کمرے میں۔ اچھا، اور تمہارا کمرہ کدھر ہے؟ وہ ادھر کارنر والا ہے۔ اس نے زری کو ہال کے کارپیٹ پر کھڑا کیا اور خود اس کے بتائے ہوئے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی پہلی نظر سامنے بیڈ پر محو خواب ابراہیم پر پڑی۔ اس کی رگوں میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آگے بڑھ کر فوراً اس کا ماتھا چومتے ہوئے نیا حکم صادر کیا، ایبی، بستر سے نکل کر جلدی سے تیاری پکڑو، ہمیں جانا ہے، اور باہر نکل کر پتہ کرو کہ اس گھر کے لوگ کس وقت تک اٹھتے ہیں۔ ایبی نے سستی سے کروٹ بدلتے ہوئے مطلع کیا، ممی، اس وقت اس گھر میں ہم لوگوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہیں؟ ہاں۔ ابراہیم سے بہت کچھ پوچھ لینے کی خواہش کو دل میں بسائے زری کا جوتا اٹھا کر باہر نکل آئی جہاں وہ منتظر کھڑی تھی۔ کموڈ پر بیٹھنے میں زری کی سہولت کے لیے وہاں پہ ایک اسٹول رکھا گیا تھا۔ زری نے ہاتھ دھوئے، دانت برش کیے، منہ دھو کر خود ہی تولیے سے چہرہ صاف کرنے کے بعد حیران کھڑی شانزے کی طرف توجہ کی۔ میرے بابا کدھر ہیں؟ کون بابا؟ اچھا، اپنے دادا کا پوچھ رہی ہو؟ شانزے کی بات پہ اس نے دوبارہ سر کو نفی میں جنبش دی۔ دادا جان تو میرے بابا جانی نہیں ہیں، وہ تو بابا جان کے بابا ہیں۔ بھائی، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ زری نے شانزے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی خلائی مخلوق رستہ بھول آئی ہو۔ میرے بابا کا نام مخدوم ہارون بخت ہے۔ او، تو تم اس لنگور کی بیٹی ہو۔ اس کے کمرے میں دیکھو، ادھر ہی کہیں ہوگا۔ نہیں ہے، کیونکہ ان کے کمرے میں تو آپ سو رہی تھیں، تو کسی اور کمرے میں ہوگا۔ زری دوبارہ رونے کے لیے پڑتولتے ہوئے بولی، کہیں بھی نہیں ہے، میں نے سب کمروں میں دیکھ لیا ہے۔ رونے والی کوئی بات نہیں ہے، یہیں کہیں ہوگا، آ جاتا ہے۔ زری اس کی بات پہ کان دھرے بغیر بولی، نہ بابا ادھر ہے نہ بڑی امی، اب مجھے فیڈر کون بنا کے دے گا؟ بے اختیار سے مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ تمہیں فیڈر بنا کر دیتا ہے؟ ہاں۔ فخر سے اس بات میں سر زور زور سے ہلایا۔ خیر، اتنی چھوٹی سی بات پہ رو مت، میں تمہیں تمہاری بوتل بنا دیتی ہوں۔ آؤ، مجھے بتاؤ کچن کس طرف ہے؟ کیا آپ کو نہیں پتا کچن کدھر ہے؟ نہیں۔
پر کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ نہ تو یہ میرا گھر ہے نہ میں ادھر رہتی ہوں، تو کیسے علم ہوگا کہ کچن کس جگہ پایا جاتا ہے؟ چلو بتاؤ کچن کدھر ہے، تاکہ فیڈر بنانے کے بعد تمہارے باپ کو ڈھونڈ کر تمہیں اس کے حوالے کروں۔ پھر ہم نے جانا ہے۔ اس کی بات پر فوراً سوال آیا، کہاں جانا ہے؟ زری کا کچن تک گائیڈ کرنے کا کوئی پروگرام نہ دیکھ کر وہ خود ہی آگے بڑھی۔ ایک دروازہ کھولا، وہ اسٹور کا نکلا، دوسرا کھولا تو لانڈری تھی، اس سے اگلا شکر ہے کہ کچن ہی تھا۔ بتی جلنے پہ صاف ستھرا کچن نظر کے سامنے تھا۔ ٹھنڈا پڑا چولہا اس بات کا ثبوت تھا کہ دن چڑھنے کے بعد سے کوئی زیرو نے قدم نہیں رکھے۔ ایک طرف شیلف پہ ہی 2-3 فیڈر پڑے تھے، دودھ بھی ابلا رکھا مل گیا۔ فیڈر بنا کر زری کے حوالے کیا، جسے بغیر شکریہ کے تھام کر وہ باہر نکل گئی اور ہال کے صوفے پہ بڑی آرام سے سکون سے لیٹ کر دودھ پینے لگی۔ ہال کے سامنے والی دیوار پہ ہی لٹکتی گھڑی پہ اس وقت صبح کے 8:30 ہو رہے تھے۔ شان سے واپس اسی کمرے میں آئی جہاں رات گزاری تھی۔ احتیاط سے پیر رکھتے ہوئے جا کر اپنے جوتے تک رسائی کی، پہننے کے بعد بیڈ پہ پڑا دوپٹہ اوڑھنے کے بعد واپس آ گئی۔ ابراہیم، تم ابھی تک اٹھے کیوں نہیں؟ اٹھو، فوراً جلدی کرو، اس سے پہلے کوئی آئے، ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ آنکھیں ملتے ہوئے ابراہیم نے حیرت و تشویش سے ماں کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے؟ شانزہ نے ایک لمحے کو نظر چرائی۔ اپنے گھر واپس جانا ہے۔ مگر نانا نے تو کہا تھا کہ اب یہی گھر ہمارا ہے۔ میں نہیں جاننا چاہتی کہ نانا نے کیا کہا تھا کیا نہیں، تم وہ کرو جو میں کر رہی ہوں۔ مگر امی، ایبی، فار گاڈ سیک نو مور کوسچنس۔ صرف یہ بتا دیں لاہور جا رہے ہیں اسلام آباد، اور کیا ہارون چچا کو علم ہے؟ وہ جو ابراہیم کو پکڑ کر کھینچ رہی تھی، بازو پہ گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ وہ تمہارا چچا ہے؟ انہوں نے خود بتایا تھا، پھر میں نے نانا جی سے بھی پوچھا تھا، اور ممی، ہارون چچا نے مجھ سے سوری بھی کیا کہ وہ مجھ سے اتنے سال مل نہیں پائے، جس کا انہیں بہت افسوس ہے۔ شانزہ نے بری طرح گھورا اور جب بولی تو آواز کافی اونچی تھی۔ بھاڑ میں جائے تمہارا چاچا اور اس کا افسوس، اور ساتھ ہی اس کا سوری بھی۔ مزید کچھ نہیں سنوں گی، کپڑے بدل کر آؤ۔ ابراہیم چپ چاپ باتھ روم کے جانب چل پڑا۔ وہ باہر آئی اور سارے گھر میں آوازیں دی، حتیٰ کہ سرونٹ کوارٹر سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ کوئی ہوتا تو جواب بھی دیتا۔ واپس گھر کے اندر آئی، ہاتھ منہ دھونے کے بعد بالوں کو جوڑوں کی شکل میں لپیٹ لیا۔ ابراہیم بھی تیار ہو کر ہال میں آ چکا تھا۔ وہ جو ادھر کو آ رہی تھی، ابراہیم کے لباس کو دیکھ کر چونکی۔ یہ کس کے کپڑے ہیں؟ میرے اپنے ہیں، مگر میں نے تو تمہیں یہ نہیں دلوائے۔ ممی، میری تو پوری وارڈروب تیار ہے، جب آپ کا غصہ اتر جائے ضرور دیکھیے گا۔ 2-4 ہزار کے کپڑے دلوا کر کیا احسان کیا؟ تمہاری کروڑوں کی جائیداد ہے اس کے پاس۔ اس کی نفرت بڑی بڑبڑاہٹ ابراہیم کوشش کے باوجود سن نہ پایا تو سیدھے پوچھ ہی لیا، ممی کیا کہا؟ کچھ نہیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ کل شادی ہوئی اور آج سارا گھر بالکل خالی، نوکر تک غائب۔ کوئی نوکر ہی ہوتا تو وہ زری کو اس کے پاس چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس پہ بھی دل راضی تو نہیں تھا، مگر کچھ دیر سوچنے کے بعد یہ ارادہ کیا کہ زری کو ساتھ لے جاتی ہے اور ولی بھائی کے گوڑ چھوڑتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہی فیصلہ ٹھیک لگا، بجائے اس کے کہ ادھر بیٹھ کر کسی کے آنے کا انتظار کیا جاتا۔ فیصلہ کر لینے کے بعد اس نے زری کو بھی تیار کیا اور افراتفری میں اپنا چھوٹا سا پرس اٹھا کر گیٹ کی جانب بڑھی۔ زری کی انگلی تھامی ہوئی تھی اور ابراہیم پریشان سا پیچھے آ رہا تھا۔ چوکیدار، دروازے کا تالا کھولو۔ بڑے اور چھوٹے دونوں دروازے پہ تالے لگے ہوئے تھے۔ موٹا تگڑا جسم، باہر کو ابلی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں، کانوں تک جاتی ہوئی لمبی لمبی مونچھیں، سر پہ پگڑی، ہاتھ میں 2 نالی آٹومیٹک مشین گن، اور کھڑا یوں نہ کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے بالکل اسٹیچو لگ رہا تھا۔ ایک پل کو گردن موڑ کر حکم دینے والی کو دیکھا، پھر بڑے ادب سے عرض گزار ہوا، بی بی، مجھے تالا کھولنے کا حکم نہیں ہے۔ ہاں تو میں اب دے رہی ہوں نا حکم، دروازہ کھولو۔ آپ کون ہیں اور میں کیوں آپ کے کہنے پہ یہ دروازہ کھولوں، جبکہ مجھے میرے سائیں کا حکم ہے کہ یہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا؟ کیا نام ہے تمہارے سائیں کا؟ چوکیدار نے اپنی گردن مزید اکڑائی۔ میرے سائیں کا نام مخدوم ہارون بخت ہے۔ شانزہ نے دانت پیستے ہوئے اسے گھور کر عزت افزائی شروع کی۔ الو کے پٹھے، میں اسی کمینے کی بیوی ہوں جسے تم اپنا سائیں کہہ رہے ہو۔ کھولو دروازہ۔ ہمارے سائیں کو دوبارہ ہمارے سامنے گالی نہ دینا سائن، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے بندوق پہ اپنی گرفت مضبوط کی، مگر نگاہیں شانزے کے مخالف سمت میں دیکھتی رہیں، اور شانزے پہ دھمکی اثر کر جاتی تو وہ شانزے ہی ہوتی۔ کیا کہا تھا اس لنگور نے، اور وہ اس وقت ہے کہاں؟ سائن، میں سمجھا نہیں کہ آپ کس کے متعلق پوچھ رہی ہیں، کیونکہ میرے مالکوں میں کسی کا نام لنگور نہیں ہے۔ صدقے جاؤں میں تمہاری معصومیت کے، تمہیں سمجھانے کے لیے میرے پاس اور بھی آسان حربیں ہیں۔ جو بزدل انسان اپنی بچی کو یہاں چھوڑ کر خود کہیں چھپ بیٹھا ہے، اس کا پوچھ رہی ہوں۔
चौकीदार का खून एक दफा फिर उबला, मगर जब्त करते हुए बोला, सर, साईं रात को ही इधर से जा चुके हैं और जाने से पहले बोल कर गया है कि कोई बाहर से आए तो अंदर जाने दिया जाए, फिर सिर्फ आने वाले को ही वापस जाने दिया जाए, और जो लोग घर के अंदर मौजूद हैं वो कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि साईं की इजाज़त ना हो। पहले तो शानजे को अपने कानों पर यकीन नहीं आया, फिर सदमे से जो मुंह में आया बोलती चली गई, कह देना उस धोखेबाज कमीने कमजर्फ इंसान से, एक दफ़ा मेरे सामने आ जाए, अगर जिंदा बच गए तो दोबारा कभी ऐसे हुक्म सादे नहीं कर सकेगा। बच्चों को वहीं छोड़कर खुद पैर पटकती वापस अंदर चली गई। गुस्से से दिमाग उबल रहा था। सिटिंग रूम में फोन स्टैंड कार्डलेस के बगैर गाड़ी खाली पड़ा मुंह चढ़ा रहा था। याद आते ही अंदर कमरे की जानिब गई, क्योंकि वहीं तो फोन सुनने के बाद फेंका था। कमरे में उसी तरह कांच बिखरा हुआ था। बेदिली से अंदर आई, फोन ढूंढा। ऑन करने की कोशिश के दौरान ये इंकशाफ हुआ कि फोन डेड पड़ा था। उसे यकीन न आया, इसलिए बार बार ट्राई मारी, मगर जब फिर भी नाकामी कहीं मुंह देखना पड़ा तो खींच कर फोन दीवार में दे मारा और साथ ही ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। मुझसे किस बात का बदला लिया है? एक बेहिस कमजर्फ इंसान को मेरी जिंदगी का इख्तियार देकर अच्छा नहीं किया अम्मा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने आखिर बिगाड़ा क्या था कि बैठे बिठाए जान अजाब में डाल दी? अब समझ आया क्यों रख लिया था। इस वक्त बाहर से रवाबित मुकम्मल कटा हुआ था और कोई सूरत भी नजर नहीं आ रही थी। जहन में ख्याल आया तो सोफे से उठकर तेजी से बाहर आई और एक एक करके सभी कमरों की तलाशी ली। कहीं जाकर ऑफिस टाइप स्टडी में अपनी मतलूबा चीज नजर आई। लैपटॉप की शक्ल देखकर उसकी आंखें चमक उठी। कुर्सी खींच के धड़ाम से बैठी, लैपटॉप अपने सामने करके खोला, ऑन किया, मगर इंटरनेट की गैर हाजिरी पे दिल खून के आंसू रोया। लख दी लानत तुम लोगों की औकात पर। सारे घर में एक ही फोन लाइन, वो भी डेड, इंटरनेट भी आउट। एक दफा, बस एक दफा तुम मेरे सामने आ जाओ हारून कमबख्त, तुम्हारी गर्दन अपने हाथों मरोड़ दूंगी। मेज पे रखा पेपर वेट उठाकर पूरी कुव्वत से लैपटॉप की स्क्रीन पे मारा। ऐसा मालूम हुआ जैसे पत्थर लैपटॉप की बजाय हारून को मारा हो। लेनोवो की सारी स्क्रीन नाकारा हो गई। सर हाथों में गिराकर आंखें बंद करके कोई रास्ता सोचने की कोशिश की। टीवी की आवाज उसे उस तरफ खींच लाई। इब्राहिम और जरी सिटिंग रूम में मौजूद अपनी मर्जी का चैनल लगाने में मसरूफ छोड़कर लंबे लंबे डग भरती एक दफा फिर चौकीदार के सामने खड़ी हुई, जो कि पहले से ज्यादा अलर्ट खड़ा था। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? गुलाब मक्खन जी, अपनी सीध में देखते ही जवाब दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह, मुंह ही में रह गया। जिसकी हल्की सी बुड़बुड़ाहट सुनकर गुलाब मक्खन ने हल्की सी गर्दन मोड़कर उसे देखा, फिर सीधा हो गया। मेरा मतलब है, किस कदर शानदार नाम है। किसने रखा था? मेरी अम्मा ने। और जो भी पूछना है पूछ लो बीबी सरण, मगर आप यहाँ से तब तक नहीं जा सकती हैं जब तक मेरे साईं का ऑर्डर ना आए। अरे हाँ, वही तो बताने आई हूँ। मेरी हारून से फ़ोन पर बात हो गई है। वो कह रहा है गुलाब को बोलो टैक्सी ला कर दे, ताकि तुम लोगों को जहाँ जाना है आसानी से जा सको। गुलाब मक्खन ने पहले शानजे को गौर से देखा और एक द्यो हैकल कहका मार कर एकदम खामोश हो गया। बंदूक मजीद सीधी करते हुए बोला, बीबी सरण, आप झूठ बोल रही हैं। साईं हमको बता कर गया है कि घर का फ़ोन बंद है, आप उन्हें फ़ोन नहीं कर सकती हो। सिर्फ साईं आपको फ़ोन करेगा जब वो चाहे। और इधर साईं का बाप भी आकर बोले कि आपको जाने दूं, तो बीबी सरण, मैं आपको उनके हुक्म पे भी नहीं जाने दूंगा। जब तक मेरा साईं खुद नहीं कह देता, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। घर की सारी चार दीवारी पे बिजली की तारें पड़ी हुई हैं, कुछ भी उल्टा ना सोचना। बीबी सरण, आप अंदर जाओ, खाओ पियो, आराम की हर चीज़ घर पे मौजूद है, और साईं के हुक्म का इंतज़ार करो। वो मजीद कुछ बोले बगैर मरे हुए कदमों से वापस हो गई। दिमाग कुछ भी सोचने से एकदम बेजार, माथे पे तेवरी चढ़ाए कितनी दूर खामोशी से बैठी रही। काफी देर बाद बच्चों की जानिब ध्यान गया। दोनों के हाथों में जूस के ग्लास थे और सामने मेज पे छोटी छोटी प्यालियों में रखी वो यकीनन खीर ही थी। वो चौंक कर सीधी हुई। तुम्हें ये खाने पीने को किसने दिया? देना किसने है? यहाँ है ही कौन? आप? और आपको गुस्से में कुछ याद ही कब रहता है? टाइम देखें, 10 बज गए हैं और मुझे तो इतनी भूख लग रही थी तो किचन में यही नजर आया। इतना लंबा ताना मारने के लिए थैंक यू सो मच। अभी उठकर किचन का रुख किया, सारे कैबिनेट खोल कर देखे, फिर फ्रिज का जायजा लिया। अंडे, ब्रेड, चीज, सब्जियां, गोश्त, फल, हर चीज मौजूद थी। टोस्ट और ऑमलेट बनाकर बच्चों को आवाज लगाई। अपने लिए बस एक कप चाय बनाकर वहीं दोनों के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठकर घूंट घूंट पी। साथ जज्बातीपन को एक तरफ रखकर सारी सूरत हाल का जायजा लिया। जो कुछ हुआ था और जो कुछ हो रहा था जैसे हो रहा था, इतना वो तो वो जान गई थी कि सोची समझी स्कीम का हिस्सा था
اور اس کے اپنے برابر کے شریک تھے، سب سے پہلے تو یہاں سے نکلنے کی ترکیب لگانی تھی، اور یا پھر اپنی انرجی ضائع کرنے کے بجائے تحمل سے انتظار کرنا تھا، مگر اس سے بھی ضروری اس وقت اپنا لباس بدلنا تھا۔ دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھا، 2-3 منٹ تک جائزہ لیا اور صفائی کا سامان ڈھونڈ کر کمرے کے فرش پہ بکھری سارے پرفیومز، کریمیں، سب کچھ جھاڑو کی مدد سے اکٹھا کر کے بن میں پھینکا۔ اب کمرے میں پاؤں رکھا جا سکتا تھا۔ الماریاں کھول کر اپنے لیے کوئی لباس ڈھونڈنا چاہا۔ سارے کام والے بھاری جھوڑے تھے جیسے کہ دلہنوں کے ہوتے ہیں۔ تن من میں گہرا درد جاگا تھا۔ میری قسمت میں ازدواجی زندگی کی خوشیاں ہیں ہی نہیں۔ سب کو بتایا تھا مگر کوئی سنے تب نہ۔ دھیرے سے الماری کا پٹ بند کر دیا۔ دوسرے حصے میں مردانہ لباس موجود تھے جو کہ یقیناً اسی کے تھے جس کا یہ کمرہ تھا۔ وہ پٹ بھی بند کر کے پہلا والا ہی دوبارہ کھولا۔ خوب ڈھونڈ ڈھانڈ کر سب میں سے سادہ لباس منتخب کیا۔ اس پہ ریشم کی کڑھائی ہوئی تھی، کھلے پیلے رنگ پہ سرخ کڑھائی تھی۔ لمبا شاور لینے کے بعد تیار ہو کر اور بالوں کو تولیے میں لپیٹ کر جب وہ واش روم سے باہر آئی تو گھنگریالے بالوں اور نیلی کانچ والی آنکھوں کو ایک دفعہ پھر اپنا منتظر پایا۔ باتھ روم جانا ہے؟ نیچے اس کو سامنے جھک کر پیار سے پوچھا تو کانچ میں ٹھہرے پانی میں لہر اٹھی۔ جواب صرف سر کو اسبات میں ہلا کر ہی دیا۔ شانزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آ جاؤ، شاباش، اور نہیں تو اس معصوم کا ہی خیال کر لیا ہوتا۔ 2 اجنبیوں کے ساتھ چھوڑ کر سارے کے سارے گدھے کے سر کے سینگ کی طرح غائب ہو کر مر گئے۔ زری کے فارغ ہونے پر اسے زری کے کہے بغیر ہی فیڈر بنا دیا۔ پھر وہ اس دفعہ خود ہی صوفے پہ جا کر پینے کے بجائے شانزے کا دوپٹہ کھینچنے لگی۔ زری، میں کھانا بنا لوں، تم ادھر سٹنگ روم میں ابراہیم کے پاس لیٹ کر دودھ ختم کر لو۔ نو، آئی وانٹ یو ٹو کم۔ پہلے تو شانزے اس کا منہ دیکھتی رہی، پھر تصدیق سے پوچھا، ڈو یو وانٹ می ٹو کم ود یو؟ یس۔ 2-3 سیکنڈ اس معصوم چہرے کو دیکھا، پھر گود میں اٹھا کر سٹنگ روم کا رخ کیا جہاں ٹی وی ابھی بھی آن تھا، مگر ابراہیم صاحب نیند کی وادیوں میں گھوم رہے تھے۔ شانزے صوفے پہ بیٹھی تو زری صوفے پہ لیٹنے کے بجائے اس کی گود میں لیٹ کر فیڈر پینے لگی اور ادھر ہی سو گئی۔ خالی اس ذہنی کی حالت میں وہ کتنی دیر تک وہیں زری کو گود میں لیے بیٹھی رہی۔ پھر خیال آیا بھی تو کہ دونوں بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، اٹھیں گے تو ان کو بھوک لگی ہوگی۔ خود بھی صبح کا صرف 1 کپ چائے لیا تھا، رات بھی کچھ نہ کھایا تھا۔ احتیاط کے ساتھ زری کو صوفے پہ لٹایا اور کچن کا رخ کیا۔ ابراہیم سبزیوں سے زیادہ گوشت کا شوقین تھا، اسی لیے اس کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے آلو گوشت چڑھا لیے۔ جب تک ابراہیم اور زری اٹھے وہ کھانا بنا کر نواز سے فارغ ہو کر بیٹھی تھی۔ دن گزرنے میں ہی نہیں آ رہا تھا، نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میز پہ کھانا لگایا تو باہر دروازے پہ کھڑا گلاب مکھن یاد آیا۔ اس نے بھی تو کچھ نہیں کھایا ہوگا، بیچارے پہ کیا غصہ، حکم کا غلام ہے، غریب۔ ٹرے میں کھانا نکال کر ابراہیم کے حوالے کیا۔ سارا دن مختلف سوچوں کو ذہن سے جھٹکتے گزرا، مگر یہاں سے نکلنا کیسے ہے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ناکام رہی تھی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر تک ٹی وی کے سامنے بیٹھے، پھر بچوں کو ان کے بیڈ روم میں لے آئی۔ اس سارے دن وہ بہت خاموش رہی تھی، جسے ابراہیم تو محسوس کر ہی رہا تھا۔ زری بھی پوچھ گئی تھی۔ جب وہ ابراہیم کو گڈ نائٹ کس دے کر زری کو اس کے بیڈ پر لٹانے آئی، زری نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کر بڑی سنجیدگی سے پوچھا تھا، آر یو سیڈ؟ یہ لڑکی مسلسل شانزے کو حیران کیے جا رہی تھی۔ بے اختیار مسکراتے ہوئے زری کو گدگدایا تو نیلی آنکھوں والی کی خوبصورت ہنسی سارے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ اتنی سی تو تم ہو، مگر ہو پوری دادی اماں۔ نہیں ہوں میں سیڈ، آپ خوش؟ ہاں خوش، مگر میں زری ہی ہوں، دادی امی نہیں۔ اب کے شانزے کی کھل کر قہقہ مارنے کی باری تھی۔ تھینکس ٹو زری ممی کہ جس نے آپ کو ہنسا دیا، ورنہ مجھے تو آپ کی طرف دیکھتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شانزے نے زری کو بیڈ پر لٹایا اور گردن موڑ کر اندھیرے میں ہی ابراہیم کو گھورا۔ تم تو چپ ہی رہو ڈر کے بچے۔ اگر تم نے میری نصیحتوں سے ذرا سا بھی کچھ سیکھا ہوتا نا تو اس وقت ہم لوگ اس مصیبت میں نہ پھنسے ہوتے۔ ممی، میں کیا کرتا جب نانا نے منع کیا تھا آپ کو ہارون چچا کے بارے میں بتانے سے؟ ابراہیم، سوری دنیا کے فرما بردار رہنا سوائے ماں کے۔ سوری ممی، مگر سوری ممی کے کچھ لگتے، اب بس چپ کر کے سو جاؤ، صبح نکالتے ہیں کوئی حل۔ پر اندھیرے میں ایک دفعہ پھر ابراہیم کی آواز گونجی، ممی، ہارون چچا برے انسان بالکل نہیں ہیں، بلکہ بڑے اچھے طبیعت کے مالک ہیں، مجھے وہ بہت پسند آئے ہیں۔ زری کے ساتھ لیٹی شانزے کا ہاتھ جو زری کے بالوں میں دھیرے دھیرے چل رہا تھا، ابراہیم کی بات پہ ساکت ہوا۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے مضبوط آواز میں بولی، اب سو جاؤ ابراہیم، گڈ نائٹ۔ آئی لو یو ممی، گڈ نائٹ۔ اس کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔